हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं पेडियाट्रिक का न्यू बॉर्न इन्फेंट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानेंगे कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे वोमिटिंग के बारे में कि बच्चों में वोमिटिंग क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या है और हम लोग क्या इसका मैनेजमेंट करेंगे, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे डायरिया के बारे में, डायरिया क्या क्यों होता है, इसका मैनेजमेंट। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव क्राई, बच्चे क्यों ज्यादा रोते हैं जिसके बारे में भी जानेंगे। और एक्सेसिव स्लीपनेस, जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा क्यों सोते हैं, उसके क्या दिक्कत है, वो सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे डिजीज है, डिजीज नहीं बोल सकते हैं, इसे प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं कि जो बच्चों में देखने को मिलता है न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूनेट्स में। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं वोमिटिंग के बारे में कि वोमिटिंग है क्या। तो बोला गया वोमिटिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इन न्यूनेट्स एज कंप्लेन बाय मदर। बोला गया कि जो वोमिटिंग है यह मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, हर एक मदर्स के द्वारा यह सुनने को मिलता है कि जब बेबी जब मिल्क पीती है उसके बाद तुरंत वोमिटिंग कर देती है। तो यह कॉमनली सुनने को मिलता है। यह क्यों होता है? वोमिटिंग ऑन फर्स्ट डे ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ स्टोमक बाय द सॉलिड एमनियोटिक फ्लूइड। बोला गया कि जब बेबी उस बर्थ लेती है उस दिन क्या होता है, जो बेबी इसलिए वोमिटिंग करता है क्योंकि वो क्या होता है, जो इम्यूनिटिक फ्लूइड्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं, जिसके कारण से स्टोमक इरिटेशन कॉज होता है स्टोमक में और जिसके कारण से वोमिटिंग करते हैं। सेकंड बात करते हैं वोमिटिंग शुड आफ्टर फीड इज ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक ऑफ फीडिंग एंड सॉलिड एयर व्हाइल सकिंग। बोला गया कि जब बेबी जब ब्रेस्ट फीडिंग करते रहते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, मदर जब अच्छे तरह टेक्निक के द्वारा में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है, जिसके कारण से बच्चे क्या करते हैं, वोमिटिंग कर देते हैं। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि वो एयर को भी साथ में इनगल्फ कर लेते हैं, जिसके कारण से वोमिटिंग होता है। फिर बात करते हैं वोमिटिंग अकर्स ड्यू टू द वेरियस ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज। जो वोमिटिंग है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज के कारण से होता है। नॉन ऑर्गेनिक में अच्छा टेक्निक नहीं यूज करना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और बर्पिंग वगैरह नहीं करवाना, जिसके कारण से होता है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब कि कोई डिजीज, पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर जेनेटिक कॉजेज के कारण से और कंजेनाइटल कॉजेज के कारण से अगर वोमिटिंग होता है तो ये सभी कॉजेज हैं जिसके कारण से बच्चों में वोमिटिंग देखने को मिलता है। बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो जो नॉन ऑर्गेनिक कॉज्ड है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं कब कि जो मदर्स है उसे हम प्रॉपर टेक्निक बता सकते हैं कि राइट टेक्निक क्या है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का, और बर्पिंग मेथड बता देंगे कि किस तरह से बर्पिंग करवाते हैं। बर्पिंग में क्या होता है, ढकार, बच्चों को कैसे ढकार दिलवाए, वो सभी के बारे में अगर उनको हम नॉलेज देंगे तो जिसके कारण से क्या होगा, जो नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज है वो खत्म, वो स्टॉप हो जाएगा और वो बच्चों में वोमिटिंग होना कम हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं स्टोमक वाश में बी नीडेड इन द परसिस्टेंस वोमिटिंग टू रिमूव सॉलिड एमनियोटिक फ्लूइड। बोला गया कि जो बेबी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमक वाश करवाते हैं। कब? जब लगातार बच्चों में वोमिटिंग होते रहता है, किसके कारण से, सॉलिड जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके कारण से, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोमक वाश देते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं वोमिटिंग में जो बच्चों में जब होते हैं तब। अब हम बात करेंगे सेकंड फ्रेंड्स डायरिया के बारे में। डायरिया के बारे में जानते हैं कि डायरिया क्या है, कि जब ब्रेस्ट फेड बेबी passes 2 to 6 times semi-solid stool due to high content of lactose. About this, mother should be explained. क्या बोला गया कि जब बच्चा जब बॉर्न करता है तो उस टाइम में जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते रहते हैं तो उनमें क्या होता है, दो से 6 बार क्या होता है, स्टूल पास होता है, क्योंकि जो लैक्टोज है उसका मात्रा कंटेंट ज्यादा होता है। हम आपको बताए थे कि कोई भी जैसे शुगर का कंटेंट से, चाहे ग्लूकोज थे, शुगर थे, ये सभी क्या कर देते थे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज कर देते थे, जिसके कारण से क्या होता था, या फिर बोल सकते बोवेल मूवमेंट को इंक्रीज कर देता था, जिसके कारण से जो फूड पार्टिकल्स है वो तेजी से पास होते थे। तो जिसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, 2 से 6 बार स्टूल पासेज होते हैं। तो इसके बारे में मदर्स को बताना है कि इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, यह एक नॉर्मल कंडीशन है। फिर बोला गया द इनटेक ऑफ लार्ज
क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज वाटर और हनी बाय द बेबी में कॉज डायरिया। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्स्टिपेशन के केस में कि हम लोग किसका यूज करवाते थे, हनी का, शुगर का, ये सभी का यूज करवाते थे ताकि जो बेबी का जो बोवेल मूवमेंट है वो तेजी से हो, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन ना देखने को मिले। लेकिन अगर आप ज्यादा ये सभी अभी भी डायरिया के केस में जब यूज करवा रहे हैं तो जिसके कारण से और हैवी डायरिया हो सकते हैं, या फिर रेगुलर अगर ग्लूकोज वगैरह यूज कर रहे हैं तो जिसके कारण से डायरिया बच्चों में होने के चांसेस रहते हैं। मेन बात यह है अनहाइजेनिक फीडिंग प्रैक्टिस के कारण से, ओवर फीडिंग करवाने के कारण से, बोतल फीडिंग करवाने के कारण से यह डायरिया बच्चों में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं द सीरियस न्यूनेटल डायरिया मे अकर्स इन सेप्टिसेमिया एंड पैथोथेरेपी फोटोथेरेपी, कि जो सीरियस डायरिया कंडीशन देखने को मिलता है वो फोटोथेरेपी और सेप्टिसेमिया के कारण होता है। बात करते हैं मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि जो आप एक्सेसिव इनटेक करवा रहे थे ग्लूकोज वाटर का, शुगर का, हनी का, ग्लूकोज का, उसको स्टॉप कराएंगे। फिर जो इनटेक था, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर और फाइबर रिच डाइट, हम लोग किसको बोलेंगे, जो मदर है उनको बोलेंगे ज्यादा लिक्विड डाइट लेने के लिए और हाई फाइबरस डाइट लेने के लिए बोलेंगे, जिससे क्या हो कि बच्चों में डायरिया के कंडीशन ना देखने को मिले। फिर बात करते हैं इन एक्यूट कंडीशन शुड बी ट्रीटेड विथ आईवी फ्लूइड, कि जब बच्चों में स्टार्टिंग फेज में जब एक्यूट डायरिया होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड्स के थ्रू हम लोग इस चीज को ट्रीट कर लेते हैं, या फिर ओआरएस देते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, क्योंकि यह किसके कारण से भी हो रहा था, अनहाइजेनिक यानी इन्फेक्शन वगैरह के कारण से भी हो रहा था। बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू विथ एडिक्वेट हाइजीन। हम जब भी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो क्या चीज करना है, हाइजीन मेंटेन करवाते करके बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है ताकि बच्चे को कोई भी इंफेक्शन वगैरह ना हो, क्योंकि इंफेक्शन के कारण से भी क्या होता है, डायरिया कॉज होते हैं। तो ये फ्रेंड्स कॉजेस थे और मैनेजमेंट थे जो मैंने डायरिया के बारे में बात किया। पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारे इस चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे, चाहे फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स और बहुत सारे पीडियाट्रिक, साइकियाट्रिक, मेंटल, MHN, ये सभी सब्जेक्ट्स का आपको लेक्चर मिलेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना ना। तो अब बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। तो हम लोग जनरली बात जानते हैं कि जो हेल्दी बेबी होते हैं उनको 24 आवर्स के अंदर में जरूर ही चाहे यूरिन पास करना हो और स्टूल पास करना नेसेसरी होता है। अगर वो 24 आवर्स के अंदर में अगर स्टूल या यूरिन पास आउट नहीं कर रहे थे तो यानी वो बेबी क्या है, अनहेल्दी है, ये माना जाता है। तो वही बोला गया कि हेल्दी बेबीज मस्ट अवॉइड अ स्टूल यूरिन पास विद इन 24 आवर्स ऑफ ए डे। ये बात हो रहा है जब बेबी बर्थ होता है तब। फिर बोला गया तो बेबीज पास ब्लैक स्टूल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 and 3 डेज ऑफ लाइफ, कि जब बेबी जिस टाइम बॉर्न करते हैं उस टाइम में 2 से 3 दिन कैसा स्टूल पास करेगा, ब्लैक कलर का स्टूल पास करेंगे। जस्ट उसके 1-2 दिन और ज्यादा तक ग्रीन कलर का स्टूल पासेज करते हैं। तो ये चीज के बारे में मदर्स को बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मदर्स ही है जो बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, वो चिंता करने लगते हैं कि मेरे जो बेटे हैं या फिर जो बेबी है उसमें वो क्या दिक्कतें हो रहे हैं। तो उनको बताना है कि यह नॉर्मल कंडीशन है कि जब बेबी जब बर्थ लेता है तो उस टाइम में जो स्टूल पासेज होते हैं 2 से 3 दिन तक वो ब्लैक कलर के स्टूल होते हैं, और उसके बाद 1 से 2 दिन तक कैसा कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन इज अ कॉमनली इन आर्टिफिशियल फीडिंग स्पेशली विद काउ मिल्क्स। बोला गया जो कॉन्स्टिपेशन है वो स्पेशली कब होता है कि जब आर्टिफिशियली फीडिंग करवाते हैं तब। अब ये आर्टिफिशियल फीडिंग क्या है, तो फ्रेंड्स मैं इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ हूं। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के बारे में उस पर जाएं और आर्टिफिशियल फीडिंग के बारे में जानें। तो बोला है कि आर्टिफिशियल फीडिंग किसको बोलते हैं कि जब हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई मदर्स वगैरह है, अगर कोई दिक्कत के कारण से उनका मिल्क डिजीज की कंडीशन के कारण से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, या फिर कोई अब मदर्स है वो डेथ कर चुकी है, तो वैसे बच्चों को क्या करते हैं, जो केमिकल बेस्ड जो मिल्क होता है वो देते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फीडिंग में हम लोग कॉ मिल्क्स वगैरह देते हैं। तो अगर जिस बच्चे में कॉ मिल्क्स जो दिया जाता है उस बच्चे में जनरली या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। फिर बोला गया अदर कॉज में भी इनएडिक्वेट फीड, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक एंड सम अदर कॉजेज में भी कंजेनाइटल
एनोमलीज ऑफ जीआईटी। बोला गया कि और अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं कि जब आप बेबी को जब क्या कर रहे हैं, जो जैसे कि बर्थ ले लिया, बर्थ के बाद अगर बेबी मेरा 2 से 3 मंथ्स का है, तो अगर उस टाइम में क्या होता है कि अगर उसे एडिक्वेट अमाउंट में अगर फ्लूइड इंटेक नहीं दे रहे हैं, उसे सही मात्रा में फ्लूइड का जितना उसे जरूरत है उतना उसे नहीं मिल रहा है, तो जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है। और किसके कारण से होता है? कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ जीआईटी डिजीज है जिसके कारण से होता है। अब बात करते हैं जब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे मैनेजमेंट, जिसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, अगर जो बेबी है वो बर्थ मतलब 2 से 3 मंथ्स के बीच में है, तब उसका क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे वाटर इनटेक, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको क्या करें, टाइमिंग को और बढ़ा देंगे, बार बार करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो मिल्क मिलने से उसे जो वाटर है जितना इनटेक उसको चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में मिल पाएगा। फिर वही बोला गया ग्लूकोज वाटर, ऐड एक्स्ट्रा शुगर इन मिल्क, हनी और ऑरेंज जूस। ये सभी उसके लिए बताया गया है कि जब बच्चे 8 से 9 मंथ्स के हो रहे हैं और उनमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो शुगर वाटर बच्चों को देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं मिल्क में चीनी घोल कर देते हैं। बहुत सारे घर पर गांव में पहले देखते थे क्या होता है कि बच्चों को मिल्क में चीनी मिलाकर देते हैं, तो वो फायदा करते हैं, वो क्या करते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको इंक्रीज कर देता है। अगर जब वो हमारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में जो डाइजेस्ट या जीआई ट्रैक है, अगर उसमें फूड का मूवमेंट अगर होते रहेगा तो क्या होगा, उसे कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं होगा। तो वही जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा शुगर है, या फिर हनी और ऑरेंज जूस है, वो हम लोग प्रिस्क्राइब बच्चों को देने के लिए बोलते हैं। अगर कोई इफ कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन देन आइडेंटिफाई द कॉज एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। अगर कोई डिजीज कंडीशन के कारण से अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग उस कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अनुसार से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग जनरली अभी हम यहाँ पर देखें कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है कि जब बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में लिक्विड नहीं मिल पाता है, यानी मिल्क नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से यह होता है। और जो बात किया कि जो वैसे बच्चे जो अभी बॉर्न जो 6 मंथ्स के पहले हैं, तो उनमें जब आर्टिफिशियल फीडिंग करवाते हैं तब जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए अब मैंने सबसे पहला मैंने बताया कि क्या करना है, जो आप आर्टिफिशियल फीडिंग करवा रहे हैं कॉ मिल्क उसको स्टॉप करवाइए अगर बेबी 3 मंथ्स के पहले का है तब। अगर बात करते हैं कि जब बच्चे 6 to 8 मंथ्स का हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, आप ग्लूकोज वाटर दे सकते हैं, शुगर को मिल्क में मिक्स मिलाकर उसे पिला सकते हैं, या और उसके जो फ्रूट अथवा वाटर इनटेक है उसको आप इंक्रीज कर दें, जिसके कारण से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं डायरिया के बाद बात करते हैं एक्सेसिव क्राई के बारे में कि एक्सेसिव क्राई बच्चा क्यों करता है, जिसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बात करें, क्राई इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ बेबी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, कि जो क्राई है, रोना है बच्चों का, वही है बच्चे के सभी फीलिंग के बारे में बताता है कि बच्चे को भूख लगी है या कोई और प्रॉब्लम्स है या मदर्स के लैकिंग के कारण मदर्स नहीं प्रेजेंट है जिस कारण से रोता है। तो वही एक लैंग्वेज है उसका जिसके द्वारा अपने फीलिंग्स को सामने एक्सप्रेस करता है। तो वही बोला है क्राइंग ऑफ द बेबी शुड बी कंसिडर्ड एज द नीड फॉर हेल्प। जो जब भी बेबी जब रोता है तो उस टाइम में क्या होता है कि बेबी को कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, उसे कोई दिक्कत है वो हमें पता चलता है। ड्यू टू द अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ फुल ब्लैडर बिफोर पासिंग यूरिन, हंगर, पेनफुल इवाकुलेशन, हार्ड स्टूल, लैक ऑफ मदर। मैंने अभी बताया कि अगर बच्चों को जब भूख लगा हुआ हो या पेशाब लगा हुआ हो या फिर मदर्स नहीं प्रेजेंट है तो जिसके कारण से बच्चे क्या करते हैं, एक्सेसिव क्राई करना शुरू करते हैं। तो वो एक्सेसिव क्राई है या क्या है, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, बल्कि ये क्या है कि जो मदर्स दब क्या रहते हैं, एब्सेंट रहता है या फिर उसको कोई दिक्कत होती है, तो उस चीज को हम लोग को बताने के लिए या इस तरह से अपना रोकर वह शो करती है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई करें कि बच्चा क्यों रो रहा है और उसके अनुसार से उसको ट्रीट करेंगे। अगर बच्चे प्यास के कारण रो रहा है तो उसको मदर को क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। अगर उसको भूख लगा हुआ है तो जो ऐसा वो बच्चे को जरूरत है उस तरीके से हम उसको मैनेजमेंट उसके कॉजेज के आधार पे करेंगे। तो बच्चे को क्या
दिक्कत है उसके बारे में अच्छे तरह से सिर्फ मदर को ही पता होता है कि बच्चे को कब भूख लगी है, कब उसको सोना है, कब उसको पेशाब करना है, स्टूल पास करना है, इन सभी के बारे में मदर्स को ही अच्छे तरह से पता होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसके बारे में। तो अब बात करते हैं फीवर के बारे में कि फीवर क्या है। तो बोला गया कि ड्यूरिंग द समर मंथ्स व्हेन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर गोज अबव द 39 डिग्री सेल्सियस सम हेल्दी न्यूबॉर्न्स मे डेवलप फीवर ऑन सेकंड डे एंड थर्ड डे ऑफ लाइफ। बोला गया कि समर के दिन में क्या होता है कि जब भी कोई बेबी बर्थ लेता है तो क्या होता है कि जब अगर 39 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर एनवायरमेंट का ज्यादा होता है तो जिसके कारण से जो सेकंड एंड थर्ड डे ऑफ द बेबी होता है, जो हेल्दी बेबी में फीवर देखने को मिलता है या डेवलप हो जाते हैं। अब बात करते हैं अदर कॉजेज के बारे में। तो सबसे पहले इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि इट मैनेज बाय द लोअरिंग एनवायरमेंट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, कि इसका जो टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे, एडिक्वेट मेंटेन करेंगे। ये कैसे होगा कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर से करवाएंगे यानी चेस्ट टू चेस्ट कनेक्ट रखेंगे अगर बेबी को, तो जिसके कारण से क्या होगा, बच्चे में फीवर ना देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं इन्फेक्शन शुड बी रूल्ड आउट विच इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर। अगर जब बच्चों या फिर कोई भी पर्सन हो अगर उसमें इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो जिसके कारण से फीवर या सिम्टम्स शो करता है, या फीवर कोई भी डिजीज नहीं है बल्कि एक सिम्टम्स है जो बताता है कि आपके अंदर में कोई और दिक्कतें हैं। अब बात करते हैं स्नीजिंग के बारे में कि स्नीजिंग क्या है, कि स्नीजिंग अकर्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नॉस्ट्रिल्स बाय द सिक्रेशन ऑफ ब्लड, म्यूकोनियम एटीसी। बोला गया कि स्नीजिंग क्या है कि जब हमारे जो नोज है उसमें अगर कोई भी इरिटेशन फील होता है नॉस्ट्रिल्स में तो जिसके कारण से स्नीजिंग होता है। जैसे अगर कोई भी हम तिनका वगैरह अगर नोज में डालते हैं तो हम लोग को स्नीजिंग वगैरह हो जाते हैं। वैसे ही बच्चों में अगर जब सिक्रेशन हो जाता हो या फिर ब्लड या फिर म्यूकोनियम हमारे नॉस्ट्रिल्स में इन करते हैं तो जिसके कारण से स्नीजिंग देखने को मिलता है। बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, किसका मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे ब्लड म्यूकोनियम सिक्रेशन वगैरह हमारे नॉस्ट्रिल्स में के द्वारा हो रहा था तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी को क्लीन कर देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, तो किसके द्वारा करेंगे, कॉटन स्वैब और स्ट्रॉयल वाटर के द्वारा क्लीन करेंगे, जिससे कोई भी इरिटेशन हमारे नॉस्ट्रल्स में नहीं कॉज होगा और जिसके कारण से स्नीजिंग नहीं होंगे। आई होप फ्रेंड्स यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल आफ्टर वॉच दिस लेक्चर। आई होप यू कैन शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जल्द ही मैं इसके सेकंड लेक्चर लेकर आऊंगा। मैं ज़्यादा इस लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं शॉर्ट करके ताकि आपको याद रहे और आप भी बोर फील नहीं हो, तो इसलिए इसे आप देखें और समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।